Hello, hi, good evening everyone. Hoping all of you are doing well. Welcome to the session. And कौन यहाँ पर है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो. Let me know if the audio and video is perfectly clear or not. I'll just wait for a minute or two and then we'll proceed with our session. Hi Shamta, good evening, good evening. I'm doing better. I'm doing fine. Thank you so much. How are you? It's been so long. क्या चल रहा है? How's your PhD going? Let me know. आ जाओ. We'll discuss June 2025 and of course this is your day 1 your class 1 जहाँ पे brief आज आपका सिर्फ एक orientation session रहेगा where I'll get to know कि आप एक beginner हैं या आपने already इस पेपर को पहले दिया है और इसी के साथ साथ एक content का structure क्या है आपको, क्योंकि बहुत vague units दी गई हैं तो हम एक पूरा sequence में यहाँ पे बात करने वाले हैं. So yes, moving ahead, this is the journey that will not just introduce you with the literature. सिर्फ आपका UGC नेट तक वो नहीं लेकर जाता है. Of course, if you are someone who is very much interested or looking forward to pursue research, तो आगे आपको जाके ये भी समझ आएगा कि किस तरीके से लिटरेचर को पढ़ा जा सकता है, किस तरीके से आपके जो कुछ क्लासेस हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हाउ टू एक्चुअली रीड देम, हाउ टू एक्चुअली मेक अ क्रिटिसिज्म आउट ऑफ दैट, या फिर फेमस राइटर्स, प्ले राइट्स ने क्या क्या चीजें कही हैं और किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देयर वाज दिस एडवांसमेंट इनटू वेरियस फील्ड्स. सो इफ यू आर समवन हु इज नॉट एक्चुअली अवेयर कि किस टॉपिक पे हमें अपना पीएचडी करना है, मे बी आपको यहाँ से वो भी मिल सकता है. To keep your minds on, keep your space on in order to have the learning experience, ताकि कुछ सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं. Each and every day I also get to learn from all of you. आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एक सीखने की भावना आपके मन में जरूर रहनी चाहिए. And this is what I feel right now. Hi Nayubi, how are you doing? And I hope I'm pronouncing your name right. PhD coursework examination चल रहा है. अरे वाह यार, working on literature review. Perfect. This feels great, Shamta. This feels great to know. चलिए जी, सेशन को शुरू करते हैं. देन दिस इज मी अदिति एंड इसी के साथ साथ इंग्लिश की एजुकेटर तो मैं हूँ ही. पूरा का पूरा कोर्स वर्क, पूरा का पूरा क्लास, पूरी का पूरा आपका नेट का प्लान, ये सब अपन साथ में डिस्कस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट आपका जो पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड है वो भी आपके साथ मैं ही लेने वाली हूँ. ठीक है. Moving ahead to what our premium says, June 2025. I'm very sure कि आप में से जिसने भी एनरोल किया है बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा, पर बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद इसको फ्री सेशन के तौर पे भी देख रहे होंगे. तो सेशन के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, बहुत आज एक डिटेल्ड सेशन में आपके लिए रखने वाली हूँ. सो सारी की सारी आपके साथ यहाँ पे लाइव क्लासेस तो रहेंगी ही, प्लस वी विल ऑल्सो हैव 1 डे फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन. आपका डाउट क्लियर होगा वहां पे, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, मेरे खुद के बनाए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. सो डेली क्लास के साथ साथ डेली आपको क्विज मिलेगा, उसी क्लास के साथ साथ आपको उसकी डेली पीडीएफ अपलोड होती हुई मिल जाएगी. एनी ऑफ द इंटरव्यू दैट कम्स अलॉन्ग द वे, आप कोई सेट का पेपर देते हैं या आप किसी और भी पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कॉल फॉर पेपर है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू कॉल फॉर पेपर्स, इन टू राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट्स, इन टू राइटिंग पेपर्स, पेपर प्रेजेंटेशन, आपका जो वो एक सफर भी है उसमें भी प्रॉपरली मैं आपको बहुत यहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ. इट्स जस्ट यू हैव टू फाइंड योर वे. ठीक है. कोई भी आपका इंटरव्यू रहता है इन रियल्म ऑफ दैट, सो आई एम देयर. हैंडबुक भी आपको मिल जाएगा, घर तक डिलीवर होता है आपको पूरा का पूरा ये हैंडबुक, जिसमें लास्ट मिनट सारे नोट्स मैंने खुद से बना के इसके अंदर रखे हैं. सो कंप्लीट वीडियो कोर्स है विद डाउट क्लियरिंग सेशन विच आई टेक ऑन सैटरडेज. सो एनी ऑफ यू हु इज ऑल्सो वर्किंग, जैसे मेरे पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वर्किंग भी थे, तो उनके लिए मैंने सैटरडे रखा हुआ है कि यहाँ पे एटलीस्ट वीकेंड पे अगर ऑफ रहता है सो यू कैन कम एंड अटेंड लाइव विथ मी. पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं. सो अगेन दिस इज द एंटायर फोल्डर दैट यू गेट. आई एम वेरी श्योर नयूबी आपको ये ऑलरेडी मिल गया होगा. दिस is already activated. पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी है. आई एम वेरी श्योर शमता वॉज देयर इन माई इग्निशन बैच. दिस वॉज ऑल्सो द सेपरेट इग्निशन बैच वी लॉन्च्ड एंड दैट वॉज ऑल्सो द मोमेंट when I was just introduced here. तो शमता वॉज द स्टूडेंट हु वॉज देयर इन माई इग्निशन. तो अभी भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स से कि इग्निशन से हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत फ्रूटफुल ये रहा हमारे लिए. तो बिल्कुल ये आपके लिए एक लकी चार्म रहेगा कि आपको इसके साथ मिल रहे हैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व किए हुए, और आपको 10
मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, अगेन बहुत ज़रूरी रहता है क्वेश्चंस आप साथ वालों के साथ प्रैक्टिस करो, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा होने चाहिए कि आप खुद से अपने कमरे में बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट टेल्स यू व्हाट आर योर स्ट्रॉन्गर एरियाज, व्हाट आर योर वीकर एरियाज, कहाँ पे इनको और काम किया जा सकता है, इन पे और काम किया जा सकता है ना। और पूरा का पूरा स्टडी प्लानर, वीकली प्लानर, ये मैं आपको सब दूंगी, तो चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बता दो ताकि मुझे भी पता लग जाए व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आर यू स्टिल इन योर मास्टर्स और यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स? आपने आज तक कभी नेट का कोई अटेम्प्ट दिया है या नहीं? पिछला अटेम्प्ट आपने दिया है कि नहीं, और यू आर जस्ट अ बिगिनर? सो या नयोबी, यू कैन लेट मी नो, एंड एनीवन एल्स हु इज बीन हियर लिसनिंग टू मी, प्लीज आप मुझे ये जरूर बताना। बहुत हेल्पफुल सेशंस है इग्निशन बैच। थैंक यू क्षमता, थैंक यू सो मच। इवन आई फील दैट द लकी चार्म्स। और हमारे पास किताबें बहुत होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बट वीडियो सॉल्यूशन के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज, especially from literature, you just can't sum up everything and anything in writing. बोलते वक्त भी हमें बहुत चीजें याद आती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल डिकन्स का इग्निशन बैच में कोई क्वेश्चन है तो हमने बहुत सी चीजें डिस्कस करी है कि भाई इनके साथ साथ इनके कैरेक्टर्स भी जरूरी हैं, या फिर ओरली हमने कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया, तो ये चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। अरे वाह, मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। इन योर लास्ट सेमेस्टर, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली फ़ायदा क्या होता है, और मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को जो भी अभी अपने मास्टर्स में हैं, कि ज़रूर आप ना अभी से डिसाइड कर लो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। बिकॉज जब आप अभी से करने लगते हैं, एक तो आपके मन में वो एक फैक्टर नहीं रहता कि आई हैव टू रश अप और आई एम लूजिंग समथिंग, बिकॉज यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू आर स्टिल इन योर मास्टर्स। और वहाँ पे अपना बेसिक, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना और फिर नेट की अच्छे से तैयारी करना, सो दैट इज़ अगेन द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। You have given it for June and January 2025. January 2025. मतलब इसका आप अब देंगी। ओके, सो आपने दिसंबर वाला दिया है एंड देन यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द पेपर दैट वाज आल्सो कैंसल्ड। आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू। क्षमता, फॉर December session I covered again that all the sessions. अरे that's nice, that's nice. देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने भी बार कर लो क्षमता, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कितने भी बार सोल्व कर लो, वो हमेशा कम ही रहते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है आज कर लिया तो आपको सब आता है या आपने सब कवर कर लिया। हमेशा कोई ना कोई नए राइटर्स, नए नए पॉइंट्स हमेशा रहेंगे, हमेशा वहां से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको बस एक्सप्लोर करना है। That's great. Okay, so I feel that we have discussed a lot onto the ignition batch, onto the previous year questions, and thank you Shamta for doing that for me. इसी के साथ साथ देखो पेपर अपना ये जो प्रीमियम है इसमें होगा क्या, या क्या मैं आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करती हूँ कि हम जो है यहाँ पे बहुत टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। आई एम नॉट समवन हु विल मेक यू इंट्रोड्यूस टू ऑल द इंडियन राइटर्स दैट वी हैव राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू टिल नाउ, कि इनका सबका ग्रंथ ही हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही आपसे पेपर ये डिमांड करता है। हम कंसाइज चलेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे और मैक्सिमम रिटेंशन, ये जो काम है ये आपको करना है। तो किस तरीके से आपका नोट्स मेकिंग होना चाहिए, किस तरीके से आपका एक प्रोसीजर होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी बहुत आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जो एनटीए ने आपको दिया है। नेट ने आपको ये 10 यूनिट दे रखी हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है और नॉन फिक्शन प्रोज है। यूनिट 5 है लैंग्वेज, यूनिट 6 आपका इंग्लिश इन इंडिया, 7, 8 और 9 को इकट्ठा लेके चलते हैं, जहां पे है हमारे पास कल्चरल स्टडीज, क्रिटिसिज्म और थियरी। लिटरेरी थियरी सिर्फ इतना, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 नहीं, हम इसको राइट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। फिर यूनिट 10 रिसर्च है। सो बेसिकली ये हमें यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि ये क्या दिया है, एंड स्पेशली एक बिगिनर को समझ नहीं आता। एंड जैसे कि अभी आप मास्टर्स में हो, सो आई एम वेरी श्योर कि एक बहुत डिलेमा रहता है कि ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन में अलग अलग कैसे करूँ, कि मैं डिकन्स का कोई ड्रामा भी देख रही हूँ, डिकन्स के नॉवेला भी कर रही हूँ, चार्ल्स डिकन्स का फिर कोई नॉवल भी पढ़ रही हूँ। अलग अलग करेंगे तो हमें उनके ईयर कभी याद नहीं होंगे, ईयर याद नहीं होंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आसान करने के लिए, इसको थोड़ा सेंसिबल बनाने के लिए अपने ये मॉड्यूल्स निकाले हैं। वेर मॉड्यूल 1 इज योर ब्रिटिश लिटरेचर विच अगेन कवर्स योर 60 to 70% ऑफ द पेपर। सो ब्रिटिश लिटरेचर हमारा एक मेन प्रायोरिटी तो रहेगा, बट क्या ये हमारा एक अकेला प्रायोरिटी रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम ब्रिटिश लिटरेचर, कोर लिटरेचर को यहाँ पे कवर करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू इंडियन लिटरेचर विच इज अगेन द बूम, अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट
इनटू ऑल योर रीसेंट पेपर्स. अब जैसे आप इंट्रोड्यूस्ड हैं अभी कैंसल्ड पेपर से एंड देन यू गेव दिस पेपर ऑल्सो, सो आई एम वेरी मच श्योर कि अब आपको पता है इंडियन लिटरेचर क्या होल्ड रखता है अपने आप में, क्या एक जगह उसने अपनी बनाई है नेट के पेपर में. सो इंडियन लिटरेचर को भी किस अंदाज से कवर करना है. आई एम नॉट सेइंग कि हम यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी पे इंडियन लिटरेचर है तो 300 राइटर्स कवर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं. टू द पॉइंट राइटर्स को कवर करेंगे जितने रिक्वायर्ड हैं. और क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये राइटर अपने लिए जरूरी है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. इसी के साथ साथ दलित लिटरेचर इज ऑल्सो दैट राइजिंग पॉइंट जहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं. इंडियन लिटरेचर में मैंने हमेशा बोला है, जब इग्निशन भी दिया है या फिर आपका यूट्यूब अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी, कि आप जो है राजा राव, आर के नारायण, अरुण जोशी, अरुंधति, इन्हीं के साथ साथ अपना भवानी भट्टाचार्य, मनोहर मालगांवकर, अनिता देसाई, इनको भी अगर आप कवर कर जाते हैं आप बहुत एक सेफ जोन में रहेंगे. कि चमन नहल कर जाओ, निराज सिंह चौधरी कर जाओ, एंड यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द पेपर्स हैव दीज सेम राइटर्स ओनली, या इन्हीं के वर्क्स हैं, इन्हीं के कैरेक्टर्स हैं. तो हमें ना कंसाइज करके बहुत पढ़ना है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऐसा कंटेंट चाहिए कि भाई इतने में से मेरे मेजॉरिटी क्वेश्चन सही हो जाएंगे. फिर मेरा आता है अमेरिकन लिटरेचर, जहां से आपसे कैरेक्टर्स बहुत पूछे जाते हैं और फेमस राइटर्स के ही कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं. अमेरिकन लिटरेचर का टाइमलाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें पता होना चाहिए अर्ली नेशनल पीरियड कब आता है, तो रेवोल्यूशनरी पीरियड कब आता है हमारा, इसके अंदर जो मॉडर्न है वो कब आएगा, या हार्लेम रेनेसॉन्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वॉल्ट विटमैन आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको सिल्विया प्लाथ कहाँ पे देखने को मिलती है, लीव्स ऑफ ग्रास किसका वर्क है, हेनरी मिलर कौन है, आर्थर मिलर कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसका वर्क है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसका वर्क है. सो बेसिकली आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, कि जो भी मैं नाम ले रही हूँ अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी इंट्रोड्यूस्ड हैं कि ग्रेट गैट्सबी क्या है, हमारा यहाँ पे ऐसे जैज जनरेशन, ब्लू जनरेशन, ये सब क्या मेरे टर्म्स हैं जो मैं बात कर रही हूँ, ये सब आपके अमेरिकन लिटरेचर के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं. नेक्स्ट मेरा एक जो यहाँ पे की पॉइंट रहता है, अवार्ड विनर्स को जरूर आप कवर करके जाइए, जो आपके रहेंगे बुकर प्राइज, आपके नोबेल प्राइज, आपके साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स, आपके पोइट लॉरिएट्स कौन कौन रहे हैं. ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको मेजर चंक ऑफ द राइटर्स कवर करा देगा. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं और वहां पे अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में उनका क्लियर हो जाता है, और अगर उनको एक सही स्ट्रैटेजी पता हो कि मैं बस ये टू द पॉइंट चीजें करके जाऊंगी, ये नहीं कि मैं सारे राइटर्स कर रही हूँ, उसका एक की पॉइंट या एक टिप हमारे पास ये रहती है कि हम अवार्ड विनर्स का लिस्ट निकालें. एटलीस्ट उसके अंदर जिन राइटर्स को अवार्ड मिला है और जिस वर्क के लिए मिला है वो हमें जरूर पता हो. अगर आप उतना भी करके जाएंगे, आप इंडियन लिटरेचर प्रॉपर पूरा कवर कर लेंगे, आप अमेरिकन कवर कर लेंगे, मतलब आप बहुत सेफ जोन में आ जाते हैं. कभी भी आप देखेंगे इन्हीं अवार्ड विनर्स के इन और अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर जिसने मेरे साथ अवार्ड विनर्स किए हैं वो इस बात से बिल्कुल मतलब वाकिफ हैं, बिल्कुल हाँ करेंगे दैट यू नो दिस वर्क्स. फिर मेरे पास आते हैं 2 सेशंस मैगजीन और पीरियोडिकल्स के, जहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आके बनते हैं. फिर मैंने डिवाइड किया है लिटरेरी मूवमेंट्स में. लिटरेरी मूवमेंट्स मेरे क्या है, इमेजिज्म कब आया, डेकेडेंस कब आया, सिंबलिज्म क्या है, चार्टिज्म मूवमेंट क्या है, हार्लेम रेनेसॉन्स क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, थिएटर ऑफ होप क्या है, कॉफी हाउस कल्चर मुझे कब देखने को मिला, अच्छा रेस्टोरेशन में था क्या, ठीक है. इसी के साथ साथ कॉनग्रीव के वर्क्स में कॉफी हाउस कल्चर मुझे देखने को मिलता है क्या. सो अगेन ऑल दीज डिस्कशंस कि मेरा जो ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट है मुझे किस पीरियड में देखने को मिला, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी तैयारी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करेंगे, जिसका मतलब है दैट आई विल मेक ब्रिटिश लिटरेचर्स प्रिपरेशन और द स्केड्यूल इन सच वे दैट वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच. कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश का एवोल्यूशन क्या है, अच्छा फिर सैक्सन्स हैं, फिर नॉर्मन्स आते हैं, फ्रेंच इन्वेजन मुझे यहाँ देखने को मिलता है, फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है. एंड देन वी विल मूव ऑन टू एज ऑफ चॉसर एंड द अदर एजेस. गलती क्या करते हैं सभी स्टूडेंट्स की, एज ऑफ चॉसर से शुरू करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इस पार्ट से भी आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. द वेरी एस्पेक्ट की सेल्टिक ट्राइब क्या होता है, सेल्टिक क्या है, इसी के साथ साथ बियोवुल्फ क्या है. अगर आप मास्टर्स को अच्छे से कर रहे हैं तो शायद आपको पता होगा, या आपने अगर मास्टर्स में ये बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको ये कुछ चीजें समझ आएंगी कि आज मैं बोल क्या रही हूँ. या हमारा जो ग्रेको रोमन रेज होता है, यूरोपाइड्स, सोफोक्लीज, एरिस्टोफेन्स, ये सब हम नहीं कवर करते हैं. बच्चा सीधा एज ऑफ चौसर पे जंप करता है, सीधा कैंटरबरी टेल्स पे जाता है, पर ये पिछली वाली चीजें आपको मिस नहीं करनी है कि भाई यहाँ पे मेरा जो पर्ल है, पर्ल एक पोएट है, उन्होंने एक पोएम लिखी है, या फिर राइटर क्या है, पियर्स ऑफ प्लॉमिन किसने लिखा है, अननोन राइटर है या लैंगलैंड ने लिखा है. तो ये छोटी छोटी चीजें अपने को यहां से कवर करनी है इन मूवमेंट्स में से, तो इसीलिए हम बिल्कुल
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्ट से शुरू करेंगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स जो भी बीच में आते हैं सब उनको कवर करते हुए चलेंगे। लिटरेरी टर्म्स ये आप आज से अपने नोटबुक में लिख लो। आई सो डिपेंड ऑन द राइटिंग पार्ट, कि ऐसा नहीं कि आज आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो सकता है आपका ये पहला दिन भी आपके लिए एक लकी चार्म की तरह काम कर जाए कि कुछ चीजें आप नोटबुक में लिख रहे हैं कि ये तो मेरा स्केड्यूल होना ही चाहिए। वैसे ही आई हाईली रिक्वेस्ट एंड एडवाइज यू कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो स्पेशली मुझसे पढ़ रहा है और जो मुझसे पढ़ने के लिए जिसने इतना इन्वेस्ट किया है एंड देन यू आर हियर टुडे, एटलीस्ट यू हैव बीन लर्निंग 3 to 4 लिटरेरी टर्म्स ऑन अ डेली बेसिस। इसके लिए कौन सी बुक है, कैसे पढ़ना है, ये मैं सब आपको एक प्रॉपर सेशन के साथ बताऊंगी और आज भी बताऊंगी। बट अगर आप एक गेस कर सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स के लिए मैं शायद आपको कौन सा बुक रेफर करूंगी, तो इट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। 100 Years War, yes, no, yes, ग्रेट यार, परफेक्ट। देन वी हैव सम ऑफ द फेमस पोएट्स एंड पोएम्स। स्पेशली ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार भी देखने को मिले। यहाँ से आपको ऐसे पोएट्स देखने को मिलेंगे कि अच्छा जॉन कीट्स है, एमिली डिकिंसन है। एमिली डिकिंसन से इस बार एक क्वेश्चन आया था, स्वीटेस्ट आवर वाला। या फिर हमारे पास यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, बर्न्स, शेली, ये हमारे पास कुछ पोएट्स हैं जिनके पोएम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग कैसी है कि 1 लाइनर दे दिया, उनकी कोई पोएट में से लाइंस दे दी और फिर आपको मैच करना है। तो ये सेक्शन भी हम कवर करेंगे। सो जब भी हम पोएम्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को देखेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई पेपर में मुझसे 1 लाइनर्स पूछे जाते हैं तो मैं हमेशा एक पोएम का थोड़ा सा क्रक्स जरूर देखूं कि पोएम कहना क्या चाहती है। सेम डेजर्टेड विलेज ओलिवर गोल्डस्मिथ का है कि ये जो पोएम है ये हमें बता क्या रही है, क्या कहना चाह रही है। Again, moving forward to your post-colonial literature, African literature, third world literature, जो कि अगेन हमारा एक की एलिमेंट जरूर रहेगा। अब देखो ये मैं क्यों इतना डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एनटीए का स्ट्रक्चर और यूनिट्स देखोगे ना, बहुत एब्रप्ट है। ड्रामा कौन सा ड्रामा, पोइट्री कौन सा पोइट्री, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इन मॉड्यूल्स को क्या कर देते हैं, कट करके, और क्या हम लेकर चलते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर अलग से करेंगे, कि ड्राइडन है। अब ड्राइडन ने जो नॉवेल्स लिखी हैं, जो क्रिटिसिज्म लिखा है, एक ही पॉइंट पे उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि ईयर में अच्छे से याद कर पाऊं, है ना। ऐसा नहीं कि ड्राइडन का कुछ ड्रामा पहले कर लिया, फिर इनका पोइट्री बाद में किया, इनका फिक्शन बाद में किया, डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया कि ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर अलग से है, अमेरिकन लिटरेचर अलग से है, और सबको करेंगे कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, राइट फ्रॉम स्क्रैच, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम अपना कोर्स लेके चलेंगे। फ्रॉस्ट की लाइंस भी आई थी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉस्ट की थी, यस, एमएच अब्राहम्स, गुड नायोबी, यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये एक ऐसी किताब है और बहुत ही प्यारी किताब है, मतलब मैं इस पे इन एंड आउट बहुत देर तक बात कर सकती हूँ, और जो कि हम करेंगे भी प्रीमियम में। बट दिस इज दिस वन बुक, इवन इफ यू हैव नॉट डन योर अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड इन अ वेरी ग्रेट मैनर, जैसे कई बार होता है कि हमें शायद वैसे टीचर्स नहीं मिले कि जैसे हमें मिलने चाहिए थे, या फिर हम फॉर ड्यू टू सम रीजंस और सम कमिटमेंट्स वी कुडंट जस्ट गिव आवर बेस्ट। तो वहाँ पे अगर आपके पास ये किताब है और आपके पास थोड़ा सा ज़ील है खुद से पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ से बहुत फायदा उठा सकते हैं। पहला, बहुत सारी टर्म्स पता लगती हैं, नए नए एरियाज इंट्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, दिस बुक ऑल्सो कंटेन्स सम ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप सर्च करेंगे ऑर्डन जनरेशन के ऊपर इस बुक में, तो ऑर्डन जनरेशन के साथ साथ आपको ये बहुत सारे राइटर्स भी बता देंगे। लेक पोएट देखेंगे, बहुत सारे राइटर्स और उनके वर्क्स आप देखेंगे। ओटावा रिमा क्या होता है, उसके अंदर जो जो वर्क्स यूज किए गए हैं उस स्टाइल में, आपको वो एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं अगेन मोल्डिंग यू, मॉडिफाइंग द मैनर टू योर नेट पैटर्न, तो बहुत अपने लिए ये हेल्प करती ही करती है। देन वी मूव ऑन टू योर यूनिट 7, 8 और 9, जो कि अपने लिए बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन यूनिट्स को बहुत कम प्रायोरिटी दिया जाता है या फिर इनको लास्ट के लिए रख दिया जाता है। आई एम नॉट समवन हु विल डू दैट इन द लास्ट। हम ब्रिटिश कवर करेंगे, ब्रिटिश के साथ हम इन यूनिट्स पे आएंगे और साथ साथ में हम इंडियन करेंगे। सो 7, 8 और 9 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, मेरे लिए बहुत स्कोरिंग यूनिट है, आपके लिए भी रहेगी। अब मुझे नहीं पता कि लिटरेरी थियरी आपने अपने अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में करी है कि नहीं करी, एंड इट डजंट एक्चुअली मैटर। करी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत डिटेल में शायद आप मुझसे पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं भी करी है तो आपका मैं बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगी, एंड फ्रॉम द फाउंडेशन, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज लिटरेरी थियरी, हाउ वी रीड थियरी इन रिलेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, बूर्जुआ प्रोलेटेरियत क्या होता है, हाउ कार्ल मार्क्स केम इनटू वे, एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स कौन है, ग्रामशी, सर्विलेंस, पैनोप्टिकॉन, ये सब क्या चीजें हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, मेरे लिए बड़ा स्कोरिंग पार्ट है, आपके लिए भी रहेगा जब हम इनको डिस्कस करेंगे
करेंगे आपको तब पता लगेगा कि यहाँ से कितने मुफ्त के नंबर उठाए जा सकते हैं। कल्चरल स्टडीज अपने आप में बहुत लिमिटेड है अभी तक। यहाँ से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डायरेक्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझा है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लोगे। अदरवाइज आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग के। जैसे आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछेंगे कि हेजेमनी किसने कॉइन किया, सर्विलेंस डिस्कोर्स के ऊपर किसने बात करी, आर्कियोलॉजी के ऊपर किसने बात करी, डेथ ऑफ द ऑथर के ऊपर किसने बात करी, डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर किसने बात करी, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर किसने बात करी, सिग्निफायर सिग्निफाइड के बारे में किसने बात करी है, लॉन्ग पैरोल क्या होता है। तो ये सब चीजें बस आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड देन यू विल बी डन विद दीज 3 यूनिट्स। आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर मेरे पास कुछ ऐसे यूनिट्स आती हैं, अपना यूनिट 5, 6 और 10। यूनिट 5, 6, 10 मेरे पास लैंग्वेज है, इंग्लिश इन इंडिया है और रिसर्च मेथड्स हैं। वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। ऐसा नहीं है लैंग्वेज में आज मैं आपको पीएचडी करा दूंगी, लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी करा दूंगी, नहीं। बट जितने हमारे मेन पार्ट्स हैं उनको हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। तो 5, 6, 10 मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दिया। अच्छा, इंडियन लिटरेचर से हम दलित लिटरेचर भी पढ़ेंगे, हम पार्टीशन लिटरेचर भी पढ़ेंगे और हम इंडियन एस्थेटिक्स भी पढ़ेंगे। जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, भरत मुनि से आते हैं, नाट्य शास्त्र से आते हैं, अभिनव गुप्ता से आते हैं, भर्तहरि से आते हैं। तो हम इंडियन एस्थेटिक्स को भी अलग से डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से जो मेरे शॉर्ट राइटर्स हैं, थियरिस्ट हैं, टर्म्स हैं, वहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन जाए कि भाई स्फोटा थियरी किसने दी है, ध्वनि थियरी किसने दी है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इन जस्ट 1 और 2 पावर पैक्ड सेशंस अपन इसको कवर कर लेंगे। फिर ये मेरे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं, ग्राफिक नॉवेल्स, क्वियर स्टडीज, चिल्ड्रंस लिटरेचर, इंपॉर्टेंट राइम्स, इंपॉर्टेंट डेज। आप देखेंगे पिछले अपने कैंसल्ड पेपर में कुछ हमें ऐसे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले। बट अल्टीमेटली क्यों मैंने इसको मिसलेनियस में डाला है कि आप ऐसा नहीं कि इसको एक पार्ट ही बना लो या इस पे बहुत ही ज्यादा अब टाइम इन्वेस्ट करो अपना, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी अपना मेन फोर्टे ये है, कहने का मतलब है आज आपने एक पेपर दिया, उस एक पेपर के बेसिस पे आपकी तैयारी रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए। इट शुड डिपेंड, योर एनालिसिस ऑफ द पेपर शुड डिपेंड ऑन योर प्रीवियस 5 to 6 year पेपर्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा है और उसी के बेसिस पे अपना पैटर्न वैसा रहेगा तैयारी का। थोड़ा सा येस नो समझ आ रहा है, मतलब डू आई मेक सेंस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट, तो जरूर मुझे बताना जरूर। टर्म्स से ही 5-6 क्वेश्चंस बन जाते हैं, वेरी स्कोरिंग। एग्जैक्टली क्षमता, सो दैट बुक इज जेआरएफ विनर बुक, मतलब वो बहुत इजीली आपको नेट और जेआरएफ के पास लेकर जा सकती है। वो एक ऐसी किताब है और इतनी भी मुश्किल नहीं है कि हम उसे कर नहीं सकते अकेले बैठकर। अगर आप उसमें से दिन के सिर्फ 4 टर्म्स भी कर लें, वो भी अलग अलग टाइम पर, कि आज मैंने सेशन लगाया, चलो हम जैसे इंस्टा रील्स चला लेते हैं ना, उसके बाद की सेशन लगा लिया, अब थोड़ा फोन देखते हैं, बस उसके बीच में एक टर्म आप लिटरेरी टर्म पढ़ लो एंड यू आर गुड, यू आर ग्रेट। आपने बहुत अच्छे से टर्म भी पढ़ ली है, चेकलिस्ट में आपका टिक भी हो गया है। अच्छा, चेकलिस्ट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है अब जो कैंसल्ड पेपर था उसके बेसिस पे अपनी तैयारी नहीं करनी है। बहुत से बच्चे इस बार ऐसा ही करके गए कि इन वाले एस्पेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं करा और इसी में घूम गए। इसमें घूमने से हुआ क्या, इस बार यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले, एक्चुअली में मिले ही नहीं, ना कोई ग्राफिक्स से, ना राइम्स से, ना इंपॉर्टेंट डेज से, ना चिल्ड्रन से। क्वियर से भी बस आपसे पूछा था जूडिथ बटलर और आपसे उनका एक क्वेश्चन पूछा था उनकी बुक से रिलेटेड, बस, और आपसे यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा। तो कभी भी आपकी तैयारी सिर्फ एक पेपर पे रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड हैव 5 to 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स विद यू, बैठ के एनालिसिस करना होता है, फिर अपनी तैयारी करनी है। ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो खुद से पढ़ेंगे और जो यहाँ पे फ्री सेशन देख रहे हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू योर यूनिट्स जो हमने अभी डिस्कस करी। अच्छा, अब इनका वेटेज क्या रहता है, सेम मैंने आपको जैसे मॉड्यूल्स बताए कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आज भी आपके ब्रिटिश लिटरेचर से हैं। हो सकता है पैटर्न डिवाइड हो गया। पैटर्न कैसे डिवाइड हुआ है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं 15 से 20। इसी के साथ साथ फिर मैच द फॉलोइंग वाले देखने को मिल गए, जो है कि कैरेक्टर्स मैच कर दो शेक्सपियर के, डिकन्स के, थॉमस हार्डी के। अब बता दो जॉर्ज इलियट की लास्ट नॉवल कौन सी है, कैंडिडा किसका नॉवल है, एपिस्टोलरी नॉवेल्स कौन कौन सी, ये है तो सारे ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस ना, बस टाइप ऑफ द क्वेश्चन अलग हो गया है। मैगजीन पीरियोडिकल से भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका स्पेक्टेटर से बहुत आता है, एडिसन, द जर्म, प्री रैफेलाइट्स। सो बेसिकली मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल यहाँ से क्वेश्चन, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो अभी भी ब्रिटिश से आते हैं। उसके बाद जो एक सेकंड प्रायोरिटी जिसने लिया है वो आपका इंडियन लिटरेचर है। इंडियन लिटरेचर को कवर करना बहुत आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज मेक फ्यू नेमोनिक्स, जहां से हम इनके लिस्ट ऑफ वर्क्स को याद कर लें और हम यहाँ पे कैरेक्टर्स को याद कर लें, बस।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए ईयर ऑफ बर्थ को अपना लेकर चलना है। वैसे नहीं हर ईयर ऑफ बर्थ रट्टा मार रहे हैं। फेमस वर्क्स है जैसे राजा राव का कांथापुरा, कांथापुरा आपको पता होना चाहिए अब कौन से ईयर में वो आया था। बाकी राइटर्स हमें पता होना चाहिए कि बार के नारायण पहले आए हैं कि राजा राव पहले आए हैं। ये सब चीजें करनी पड़ती हैं चाहे आपको कितना भी लेम और नॉनसेंसिकल लगे, बट दैट इज वन पेपर हैज बीन आस्किंग यू अबाउट। दलित लिटरेचर हम लोग बहुत डिटेल में करते हैं, जस्ट 1 और 2 सेशंस हमारा चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा सेशन कवर कर देगा आपका दलित राइटर्स को। फ्रेमिंग चेंज होती रहती है, अरे बिल्कुल फ्रेमिंग ही चेंज होती रहती है, आपकी चीजें वही सेम रहती हैं। देन वी हैव यूनिट 7, 8 एंड 9। अगेन दिस इज आर अगेन सेकंड प्रायोरिटी जो इंडियन और यूनिट 7, 8, 9 है। यहाँ से भी आपके अराउंड अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 10 to 11 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर आप ये 3 यूनिट्स पढ़ के गए हैं आप बहुत इजीली इसको स्कोर कर लेंगे। 10 से 11 क्वेश्चंस ना आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। क्या पूछा है, रेमंड विलियम्स के ऊपर आ गया है, स्टुअर्ट हॉल, CCS क्या है जो हमारे कल्चरल स्टडीज का सेंटर है, आपका ग्रामशी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ पे फूको के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे कैसे आ गए आप मुझसे पूछोगे। हम इसको डिवाइड कर देते हैं जहाँ पे हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, साइको एनालिटिक थियरी, फेमिनिज्म, ये सब चीजें अपन कवर करेंगे। तो फेमिनिज्म में भी सारे वुमेन राइटर्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगी जहां से आजकल क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी जो है हमारा इसी के अंदर होगा। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जहां पे हम अगेन अफ्रीकन कैरिबियन भी पढ़ेंगे, फ्रांस फिनॉन, चिनुआ अशबे, नुगुगी वो थियोंगो। यूल बी रिलेटेड, यूल रिलेट दिस विद मी बिकॉज आपने क्वेश्चन पेपर को देखा है। अब ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर है, क्योंकि अभी तो कमेंट सेक्शन में नहीं है कोई जो बिल्कुल बिगिनर है, तो उनके लिए हो सकता है दिस सेशन इज अ लॉट टू टेक कि मैम इतने सारे नाम ले रही है, इतने सारे राइटर्स बता रही है, इतने सारे कैरेक्टर्स बता रही हैं, और थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा शांति से अगर आप सेशन को सुनेंगे तो हम चीजों पे रन नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द पैटर्न। अगर आपके लिए ये सब चीजें बहुत नई है, इसका मतलब ये नहीं है कि शायद आई एम नॉट फिट फॉर दिस यूनिट और आई एम नॉट फिट फॉर दिस पेपर और आई एम नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर द पेपर। बिल्कुल आप हैं, अगर आपने इतनी चीजें पहले सुन रखी हैं और फिर आप यहाँ पर आए हैं तो हो सकता है इसके लिए एक लेवल अप करने के लिए आए हैं। और अगर नहीं भी सुनी है तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे हम बेसिक से सब कुछ करते हैं, फ्रॉम XYZ के X से A to Z से पहुंचने के लिए A लेवल से हम शुरू करने वाले हैं। धीरे 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 अपना लेवल ऊपर लेके जाएंगे। बट हाँ, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक पैटर्न है, वो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। लिटरेरी टर्म्स के लिए जैसे कि आपने बता ही दिया MH अब्राम्स, क्यों मैंने इसको लिखा है, चाहे यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हो बट वो 2 क्वेश्चंस आपके लिए मतलब वो 4 से 5 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। आपको पता है ना यहाँ पर कि एक क्वेश्चन से आपका JRF आ भी जाता है और JRF चला भी जाता है, क्योंकि मैं कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल बात करने वाली हूँ। तो लिटरेरी टर्म्स आपके लिए यहाँ पे एक ग्रेस मार्क की तरह रह सकता है, और कुछ नहीं करना, दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट बीच बीच में अपना स्पेंड करना है। और वर्ल्ड लिटरेचर अगेन यहाँ से वी आर नॉट वेरी श्योर कितने राइटर्स आ जाएंगे, क्योंकि देखो वर्ल्ड लिटरेचर बहुत बड़ा होता है ना, बट हम यहाँ से टू द पॉइंट स्पेसिफिक राइटर्स को जरूर कवर करेंगे। तो ये एक आपका यहाँ पे लिस्ट रहेगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन और द पैटर्न, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस 15 से 20 आते हैं। मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे, किट कैट क्लब, स्क्रिबलरस क्लब, कॉफी हाउस कल्चर, पीरियोडिकल्स से 2 नंबर का एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है, सो वी आर गुड फॉर दैट। मैच द फॉलोइंग और कैरेक्टर लिस्ट, कैरेक्टर्स किस किस के करने हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, अपने सेशन में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देन Here comes your lucky charm, here comes your book which is glossary of literary terms। आज तक आपके पास अगर कोई भी बुक नहीं है लिटरेचर की और आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसी कौन सी 2 से 3 बुक्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए व्हेन वी बिलोंग टू दिस फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो पहला आपके पास यही है MH अब्राम्स की ग्लॉसरी। ग्लॉसरी को पढ़ना कैसे है, आपको नहीं समझ आता है, व्हेन वी आर देयर इन द सेशंस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल लर्न इट टुगेदर। तो स्टार्टिंग में क्या करूंगी, मैं आपको खुद से टर्म्स दिया करूंगी कि आप इन टर्म्स को पढ़िए, और फिर जैसे आपका एक फ्लो बन जाएगा फिर आप खुद से इस बुक को उठाकर 3 से 4 टर्म्स रोज पढ़ना, ठीक है। होगा क्या, एक तो डेली सेशंस में आपको बहुत हेल्प रहेगा। फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन व्हाट इज अ नोवेला। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं नोवेला का मतलब नहीं पता है, पर इस किताब से आपको नोवेला का मतलब भी पता लगेगा, उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पता लगेंगे, बहुत सारे नए राइटर्स भी पता लगेंगे। अब नेट का पेपर इज ऑल अबाउट हाउ मच डू यू नो, ऐसा वो कुछ डीप एनालिसिस में आपका चेक नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे के बारे में पता है कि नहीं पता, आपको टॉम स्टॉपर्ड के बारे में पता है कि नहीं पता, उनके वर्क्स, उनके लिस्ट ऑफ द वर्क्स, ये सब चीजें तो हम याद कर रहे हैं ना पेपर में।
it is also a lot about cramming also, and I know it is very harsh to say that, but that is how paper has been lately. तो वोकैबुलरी एनहांस होंगी, एक एक्टिव लर्निंग, मतलब पढ़ने में मजा आएगा, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी कि शायद मुझे लगेगा आपको पता है, बट ये बुक आपको यहाँ से जरूर डेप्थ तक पहुंच जाएगी, तो मेक श्योर दैट यू हैव द बुक, है ना। इसी के साथ साथ आपका डेली स्केड्यूल और स्टडी प्लानर किस तरीके से रहेगा, अपनी जो है लाइव क्लासेस रहेंगी मंडे टू सैटरडे अपन रोज मिलेंगे। संडे वुड बी अ ब्रेक फॉर यू एज वेल, ताकि आप यहाँ पे रिविजन कर सको। ऐसा नहीं है कि मंडे से सैटरडे मेरे साथ सब पढ़ा और उसके बाद चलो अब मुझे आता है हो गया, नहीं, हर दिन रिवाइज करना है। और आप समझ लो इस बात को, ठान लो, आज अपने फोन का वॉलपेपर ले लो, आपकी किताब में लिख लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, रिवीजन इज योर की। रिवीजन विल मेक यू रीच टू योर नेट एंड जेआरएफ। जितना आप रिवाइज करेंगे, जैसे जैसे दिन पास आते रहेंगे पेपर के, आपको बहुत वहां से हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर दैट you've been doing that, you wake up, you revise, or you sleep. So before you sleep you are revising whatever you have done in your day and then you sleep. तो बेसिकली आपके लिए क्या चीज काम करती है, और वो आपको जरूर पता होगा कि सुबह 6-7 बजे उठ के रिवाइज करना, फिर दिन शुरू करना आपके लिए काम करता है, या फिर सोने से पहले आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो मतलब इस थॉट पे जरूर काम करना है, इसके बारे में सोचना जरूर है, क्योंकि रिवाइज जरूर करना है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। 6 दिन हम क्लासेस लेंगे, इसके साथ साथ ऐसे मैराथॉन्स भी मैं आपके लिए स्केड्यूल करने वाली हूँ, जो मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर दूंगी और आपके लिए यहाँ पर प्ले होंगी। बेसिकली दैट वुड बी जस्ट अ फास्ट फॉरवर्ड रिविजन सेशन फॉर यू, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो क्लास को रिकॉर्डेड ही देखेंगे, एंड आई फील इट इज ओके, it is fine, but as long as we maintain a connection with us, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स थे पिछले बैच में भी जो वर्किंग थे, बट उनको भी मैंने यही चीज बोली थी कि आप मेरे साथ बस सैटरडे भी आ जाओगे, या आप हफ्ते में एक भी दिन लाइव आ जाओगे, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, कि मेरे साथ आके लाइव सेशन आप देख रहे हैं। बट मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे पिछली बार जिन्होंने डे 1 से लेके टिल द एंड मेरे साथ हमेशा लाइव सेशन ही लगाया है, एंड I've actually seen that student progress, क्योंकि जब मैं किसी के साथ डेली कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इसको कहाँ पे दिक्कत आ रही है और कहाँ पे नहीं आ रही है। सो अगेन, इफ इट इज ओके, इफ इट इज फाइन कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई और वर्क कमिटमेंट्स नहीं है, तो आप जरूर से सेशन को लाइव ही लगाने आइए, वरना आप एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव जरूर लगाने आओ। कोई डाउट्स है, मुझे पता लगता रहे कि एक्चुअली आपका भी अपडेट क्या चल रहा है, एक प्रोग्रेस क्या है। इसके लिए आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस डे दैट वी हैव कवर्ड रेस्टोरेशन एज कवर करने के बाद आपको 2 दिन मिलेंगे, और उस 2 दिन तक आप वो सारी चीजें रिवाइज करेंगे जो हमने करी है, और फिर होगा आपका टेस्ट होगा बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। पूरा का पूरा खैर कोर्स ही एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रहता है, बट हाँ, फॉर मी टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेस्ट रहेंगे जहाँ पे हम मटेरियल को रिव्यू कर सकते हैं, मुझे आपकी असेसमेंट पता लग जाएगी। बेसिकली कहने का क्या है, हम ना टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि आपका जो मंजिल तक का सफर है ना, मंजिल तो आपकी यूजीसी नेट का फाइनल डे, बट ये जो आपका सफर है मेरे साथ अभी 6 महीने का, इसके बीच में हम जो टेस्ट ले रहे हैं, क्विजेस ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि इंप्रूवमेंट का स्कोप रहे, ताकि आपको बहुत सी चीजें पता लग जाए कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सो फॉर मी दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए भी इतना ही जरूरी रहे कि आप मेरे साथ हर सैटरडे आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने, और प्रैक्टिस टेस्ट में आप जरूर अपना हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, इतना मैं आपसे यहाँ पे जरूर मांग रही हूँ, तो ये करना है। How to cram so much? I feel like I forget Indian if I remember British. होता है, I relate to it and I get it. डेली बेसिस में टाइमिंग आप डिवाइड कर सकते हो फॉर रिविजन ब्रिटिश, इंडियन एंड वर्ल्ड। बिल्कुल क्षमता, यस, इसके ऊपर भी बात करूंगी मैं आज। जब डेली पढ़ोगे तो माइंड में वो ऐड नहीं होता जाएगा, बस डेली करते रहना है हर चीज। बिल्कुल सही बात बोली है क्षमता ने, एंड आई एम वेरी श्योर वाई शी हैज सेड दिस, बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस्ड इट। इन्होंने अपना पेपर क्वालिफाई कर लिया है, ये मेरे साथ ऑलरेडी इग्निशन में थे, तो इनका भी जो कहने का मतलब है, और जो मैं भी अभी यहाँ पे कहूंगी कि हम बोलते हैं कि यार आज मैंने ड्राइडन के बारे में पढ़ा ना, कल अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर डिकन्स के बारे में या जॉर्ज इलियट के बारे में, तो मुझे लगता है बैक इन द माइंड कि मैं भूल गई हूँ मैंने ड्राइडन के ऊपर क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। आप जो है लेम से लेम नेमोनिक्स बना लो। नेमोनिक्स का मेरा मतलब क्या है, जॉन ड्राइडन का पूरा वर्क लिस्ट आपके पास हो, लिस्ट ऑफ द वर्क्स जिसे हम बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए टिप्स पे कि इनका डेब्यू वर्क क्या था,
इसके बाद कौन सा वर्क आया, इसके बाद कौन सा आया। अब देखो, आप कोई ज्योतिष तो हो नहीं, या फिर आप कोई ऐसे भी कोई प्रोफेशन में नहीं हो जहाँ पे हमने इतना सब कुछ सीख लिया है कि मैं क्राम कैसे करूँ, मैं ए टू जी तक चीजें सीक्वेंस में कैसे याद रखूँ। ए टू जी तक चीजें सीक्वेंस में तभी याद रहेंगी जब ओवर एंड ओवर हम उन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जैसे ना, आप अगर आज किसी भी ऐसे स्टूडेंट से बात करें जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो आज उनको ना चार्ल्स डिकन्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टिप्स पे याद है, आज उनको शेक्सपियर के प्ले टिप्स पे याद है। क्यों याद है? क्योंकि उस बच्चे को पता है यहाँ से ना क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले बहुत से ऐसे अटेम्प्ट थे जहां से क्वेश्चंस आए हैं, शेक्सपियर से तो इस बार भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो उनको पता है कि ये चीज आएगी, तो एटलीस्ट मैं सेफ जोन में आने के लिए इनको रट लूं। रटने के लिए क्या करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे। बस आपको भी यही करना है कि आज मैंने यहाँ पे एज ऑफ चौसर पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि अब अगली बार जब मैं एज ऑफ चौसर पढ़ रही हूँ तो वो होगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। नहीं, आपको बीच बीच में वो अपने पेजेस फ्लिप करते रहना है, अपने नेमोनिक्स को पढ़ते रहना है, अपनी फ्लेम से लेम नॉनसेंसिकल स्टोरी लाइन्स को रिवाइज करते रहना है। आपने देखा होगा, जितनी भी चीजों को हम बच्चों की तरह आसान बना के पढ़ते हैं, उतनी चीजें हमें जल्दी याद भी रहती हैं। तो बस यही कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अगर उसको डेली बेसिस पे आप दिमाग में नहीं लेकर आओगे, रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, तो फिर भूल जाओगे, विच इज वेरी जेन्युइन। तो इस पे हम जरूर काम करेंगे, जहाँ पे आपकी ये प्रैक्टिस टेस्ट, ये रिविजन सेशंस, ये सब काम आएंगे। ठीक है, मूविंग अहेड टू द काइंड ऑफ द प्लानर दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू मेक इज दिस। जहाँ पे जैसे आज 21 है, तो आज हम तो खुद ही एक ओरिएंटेशन सेशन रख रहे हैं। कल अपन यहाँ पे शुरू कर देंगे ब्रिटिश लिटरेचर का एक ओवरव्यू, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एंग्लो सैक्सन पीरियड से, नॉर्मन पीरियड से। तो फिर आपका एक होमवर्क भी यही रहेगा कि भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा खुद से पढ़ूं, मैं इन कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूं, जो ग्रैंडल एंड अनफर्थ है मुझे कहाँ देखने को मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, कितने कितने तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ग्लॉसरी टर्म्स, जो मैं लिटरेरी टर्म्स की बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के डेज में खुद से ग्लॉसरी टर्म्स दूंगी। फॉर एग्जाम्पल हाइपरनिम, हाइपरनिम, एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस क्या होता है। ये 3 टर्म्स ऐसी लिखी हैं क्योंकि बच्चे यहीं से कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे अगर आपने इस बार पेपर दिया होगा, सो यू विल रिमेंबर कि ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग लिटरेरी टर्म्स आपसे पूछी थी कि एपिटाफ, एपिलियन, एलिजियन, एपिग्राम, ये सब क्या है। और ये सब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत कवर कराया है और यहाँ पे भी बहुत कराया था। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे यूफोनी, कोकोफोनी क्या है, एपिग्राम, एपिलॉग क्या है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसका कोई स्कोप रहे ही नहीं। हम पहले ही उसको क्लियर कर लें कि भाई इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो इनमें ये फर्क है। जैसे हम करते हैं ना सिनेक्टिकी और मेटोनिमी क्या होता है, हम पहले ही इकट्ठा पढ़ लेते हैं ताकि फिर समझ नहीं आए कि कौन किसका पार्ट है और कौन किसका पार्ट है। तो ग्लॉसरी टर्म्स का ये एक बेसिक स्केड्यूल। क्यों मैंने ये बनाया है, इट इज नॉट एंटायरली मेंट टू स्पून फीड यू, बिकॉज हम अभी स्टेज पे है नहीं जहाँ पे हमें स्पून फीड किया जाए। You all are well grown individuals with a good mind, intellect mind, पता है कैसे करना है, mature discussions हम यहाँ कर सकते हैं। But this is just to make a flow। कुछ दिन के लिए अपन एक फ्लो मेंटेन करेंगे कि आपको दिन में करना क्या है। अच्छा, आज मैंने वॉन्डरर पे पढ़ लिया, ठीक है, आज मैंने डियोर्स लेवेंट पढ़ लिया, ठीक है, बट फॉर सम रीजन यू वर नॉट एबल टू डू दिस। तो आपको कल जब आप लिस्ट करो तो आपको दिखे कि भाई ऊपर मैंने 3 टर्म्स मिस कर दिए हैं, उसका कंपेंसेशन आपका अगले दिन हो जाना चाहिए। कंपेंसेशन बढ़ाते बढ़ाते महीने नहीं निकालने हैं। एक दिन कुछ मिस कर दिया, विच इज ओके, विच इज फाइन, ह्यूमन माइंड है, नहीं काम करता किसी दिन बहुत अच्छे से करता है। जिस दिन बहुत अच्छे से करता है, जो उन चीज़ों पे मिस आउट किया है उनको कंप्लीट करना है। तो ये आपका एक टेम्पलेट है एंड आई रियली होप कि आप इसको यूज़ करेंगे, बिकॉज मैं इसको बहुत मेहनत से बनाती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस किस तरीके से रिवाइज करना है। अच्छा, फिर रिविजन डेज भी आपको मिलेंगे, जैसे कि जनवरी 26 आपका संडे है, मस्त चिल करो, आराम करो, यू डिजर्व दैट। बट जितनी चीज़ें पढ़ी है उस पर एक शॉर्ट रिवाइज कर लो, साथ में 5 नए टर्म्स को याद भी कर लो। संडे के दिन 5 नए टर्म्स कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 इंस्टा रील्स देखा, 1 टर्म पढ़ लिया, खाना खाया, खाना खा के नैप लेने का मन कर रहा है, चलो बीच में एक लिटरेरी टर्म पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स में सिर्फ एक टर्म पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना हम कर ही सकते हैं। तो बस ये एक ऐसा रूटीन आपका यहाँ पे रहने वाला है। मूविंग अहेड टू द काइंड ऑफ द और द नंबर ऑफ द सेशंस दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम, वो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लें। क्वेश्चन देख के बड़ी सी स्माइल के साथ वो अटेम्प्ट किया था मैंने, अरे यार आई रियली वांटेड टू हियर दैट और हम इतने टाइम से लाइव सेशंस नहीं कर पाए, तो मैं इसीलिए किसी का ना पेपर से रिलेटेड रिस्पॉन्स सुन नहीं पाई। बट द मोमेंट आई गॉट टू नो दैट दिस वॉज द क्वेश्चन दैट केम इन द एग्जाम एंड आई सो रिमेंबर दैट इन द यूट्यूब सेशन देयर वॉज गुंजा
who asked again, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि पेपर में आया, जबकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो मुझे वो क्वेश्चन सुन के भी गुंजा ही याद आई कि यार अब तो उसने सही कर लिया होगा कि एपिटाफ में क्या डिफरेंस है, और एक और जो हमारे पास टर्म है उसमें क्या है कि एपिग्राम क्या होता है, ये क्या करता है, एपिथेट क्या है, या एपिटाफ एंड एपिथेट वर द टर्म्स। तो या ग्रेट ग्रेट, बस ऐसा ही होना चाहिए कि पेपर देखा और पेपर देख के बस ऐसे एक स्माइल आ रही है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने इसी पैटर्न से तैयारी की है, ऐसे ही मैंने पढ़ा है। बस यही चीज आपको करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यूफोनी क्या है, कोकोफोनी कौन सा है, कौन सा नॉइजी साउंड है, कौन सा प्लेजेंट साउंड है। ये सब दिन भर दिन एक एक टर्म अपनी करनी है कवर। तो ये तो ठान लो, जैसे 3 मील्स अ डे करते हैं ना, कभी कभी तो 4 भी कर लेते हैं, बहुत भूख लगी होती है, पर वो बेसिक जो आपकी 3 मील्स हैं उसके साथ साथ आपकी 4 से 5 लिटरेरी टर्म्स पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन है कि इसके बिना आज मुझे नींद नहीं आएगी, ये तो मुझे करना ही करना है। वो एक ऐसा ड्राइव होना चाहिए मन के अंदर कि समथिंग इज बिन मिसिंग आउट, आई थिंक शायद मैंने कुछ करा नहीं है। अपना चेकलिस्ट देखो दोबारा, किस चीज पे टिक नहीं लगा है, फिर जब ध्यान आए ना लिटरेरी टर्म नहीं किया है, बिल्कुल बस इतना इतना उसको इनग्रेन करना है कि वो किताब को आप अच्छे से क्रैम कर लो, समझ लो, उसको घूंट के बस पी जाओ। क्योंकि अगर आपने वो एक बार कर लिया, आपके 10 से 12 तो बहुत कम क्वेश्चन है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेशंस, जैसे ये मेरे पिछले बैच के सेशंस रहे हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर के मैंने अराउंड अबाउट 80 सेशंस लिए थे, 7 8 9 के 20 लिए थे, तो इसको छोड़ दो। अब जो हमारा जून 2025 है, इसमें मैंने इसको और मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ कंटेंट मेरा भी शॉर्टलिस्ट होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप 60 to 65 इंटेंस क्लासेस के साथ साथ मैं आपका ब्रिटिश लिटरेचर कवर करा दूंगी। 15 क्लासेस आप मुझे देंगे फॉर यूनिट 7 8 एंड 9, 5 क्लासेस फॉर योर इंडियन लिटरेचर विद इंडियन एस्थेटिक्स विद दलित लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि दलित लिटरेचर पे एक क्लास काफी है, इंडियन एस्थेटिक्स पे एक क्लास काफी है, बची आपकी 3 और क्लासेस जो हम इंडियन लिटरेचर पे करेंगे, स्टार्टिंग, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड वी आर डन विद दैट। यूनिट 5 6 एंड 10 के लिए हमारी 4 क्लासेस बहुत हैं। एक क्लास रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, एक क्लास आपका लैंग्वेज पे, 2 क्लास आपकी इंग्लिश इन इंडिया वाली यूनिट पे, विच इज अगेन ये यूनिट 6। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर अगेन मैं 3 क्लासेस में वाइंड अप कर दूंगी। दलित लिटरेचर, चिल्ड्रंस, वर्ल्ड लिटरेचर, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, कनेडियन, जो भी हमारे बच गए, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स क्वियर स्टडीज के, ग्राफिक नॉवेल्स के, जो भी हमारे कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स रह जाएंगे, वो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हम 8 to 9 to 10 लेक्चर्स के अंदर कवर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा लास्ट में मैं आपके साथ रखती हूँ JRF पावर पैक्ड सेशंस, एटलीस्ट 4 to 5 सेशन, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो होता है पेपर से कुछ दिन पहले। सो ये 5 सेशंस आप अलग रखेंगे। जितने भी हमारे टेस्ट होंगे वो टेस्ट हमारे अलग हैं, इसमें मैंने कुछ काउंट नहीं किया है। सो अगेन ऑल दोज टेस्ट और ऑल दोज मैराथन सेशंस आर डिफरेंट दैट विल बी डूइंग, बट ये एक मेरा प्रॉपर एक कोर्स स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, miles to go before I sleep, yes, and this is that one quote that we all should follow in our lives. That's great. आपको पता है ऐसे बहुत सारे students रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं who have been this avid reader in their lives and who really take inspiration from the books, and I think for some of the reasons we are also into this field. किसी ने starting से बहुत early जिससे novels पढ़ना शुरू कर दिया था, and then they wanted to make out a career out of your interest, out of that passion, या हो सकता है कि हमें नहीं पता था इंग्लिश लिटरेचर क्या है, बट समहाउ वी जस्ट टुक द डिग्री, वी जस्ट हैड द डिग्री फॉर द सेक ऑफ इट, कि नंबर आसपास यहीं पे एडमिशन हो सकता है इसी कोर्स में, तो चलो लिटरेचर कर लेते हैं। बट ऐसे इंस्पिरेशंस, ऐसे जो मूवीज आती हैं, इवन दे आर ऑल्सो अडेप्टेड फ्रॉम द नॉवेल्स इटसेल्फ। तो बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनमें लिखी होती हैं, विच आर रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड विच मेक्स अस फील गाइडेड। कई बार बहुत ऐसा होता है वी आर नॉट रियली ओपन विद आवरसेल्व्स, या हम खुद को इतना जान नहीं पाते हैं, तो शायद वहां पे किताबें आती हैं जो बहुत सेल्फ रिफ्लेक्ट करने में, इंट्रोस्पेक्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। सो आई रियली फील सो गुड व्हेन वी हैव सम ऑफ द फ्यू कोट्स दैट वी अलाइन विद आवरसेल्व्स, जो कि हम लिटरेचर में पढ़ते ही रहते हैं और हमारा तो फील्ड ही यही है। वो अलग बात है कि नेट की तैयारी करते करते हम सिर्फ ईयर्स को क्रैम कर रहे हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाई वी आर हियर एट द फर्स्ट प्लेस, एंड दैट इज द वेरी रीजन दैट योर main goal is not just to clear UGC NET. You are here to move beyond that.
ये सिर्फ आपका एक इनिशियल स्टेज है जो आपको पार करना है और जो आपको आगे बहुत सारी जगहों पे लेके जाने वाला है। और इसी के साथ साथ बीट योर रिसर्च, बीट योर अदर क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड आई एम फॉर आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस? सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं भी है क्या? अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आई नो दैट यू बीन टॉकिंग अबाउट कट ऑफ, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद यही है। सो दीज वुड बी द काइंड ऑफ द स्लाइड्स दैट आई वुड प्रेजेंट इन माई सेशंस। वो तो अब आप आगे देख ही लेंगे, बट हाँ, आपको भी अपने नोट्स जो बनाने हैं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मेरी हर 100, 150, 200 पीडीएफ्स पे आप रिलाई कर रहे हो, फ्लिप कर रहे हो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे वो पीडीएफ्स आपको काम नहीं देंगी। उन पीडीएफ्स से आपने अपनी लैंग्वेज में क्या क्या लिखा है, किस किस तरीके से नोट्स बनाए हैं। जैसे कि पैमेला का पूरा टाइटल क्या है, कौन से ईयर में आया, किस तरीके का नॉवल है, एपिस्टोलरी है। मतलब एपिस्टोलरी क्या है भाई? लेटर्स के फॉर्म में बताया गया है। की कोटेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो। ओपनिंग लाइंस पता होनी चाहिए फेमस नॉवेल्स की, क्लोजिंग लाइंस पता होना चाहिए। नॉवेल जो है किस के बारे में है, कैरेक्टर्स क्या है, इस तरीके का एक साइकिल, एक चार्ट आपके पास होना चाहिए आपकी नोट्स में। जो भी फेमस राइटर्स हैं, फेमस वर्क्स हैं। सिमिलरली पैमेला का एक सीक्वल भी है, पूरा टाइटल क्या है, कब देखने को मिला, किसकी स्टोरी है। तो ये इस तरीके के नोट्स आपके पास होने चाहिए। एंड देन आई ऑलवेज एंड माई सेशन विद अ वर्ड ऑफ द डे। एक होगा आपका हमेशा वर्ड ऑफ द डे और एक आपका होगा लिटरेरी टर्म। इसके अलावा जो आप अपनी 4 से 5 लिटरेरी टर्म्स करेंगे वो तो अलग है ही, बट ये मैं अपने रूटीन में जरूर रखती हूँ कि हम एक वर्ड ऑफ द डे भी करें और हम एक लिटरेरी टर्म को भी जरूर पढ़ें। ठीक है, अब कुछ बुक्स की जब हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर की या ब्रिटिश लिटरेचर की आपके पास जो एक किताब होनी चाहिए वो रूटलेज है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास विलियम जे लॉन्ग भी होता है। इट इज ऑल्सो अ गुड बुक, बट अ वेरी डिटेल्ड एंड टू द पॉइंट वाला जो किताब है वो आपका रूटलेज है। और मुझे I'm very close to this book and I really have all my notes from this and David Deisha. David Deisha थोड़ा सा एक expanded है, but to the point concise की बात करूँ तो रूटलेज एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप भी अपने पास रख सकते हैं, नहीं है तो। For your PK Nair's book Cultural Theory, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद इन यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं पता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, बाइनरी क्या होता है, डिस्कोर्स क्या है। उनके लिए इनिशियल बुक्स बहुत काम आएंगे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि यूजीसी नेट करके बस बैठ ही जाओगे कहीं पर। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स। अच्छी किताब से एक ग्रिप लेना बहुत जरूरी है। तो अगर स्टार्टिंग में ही मेरे साथ साथ ये फॉलो करने लग जाओगे तो फिर बहुत अच्छी चीज है, बहुत डिटेल्ड में मेरे साथ पढ़ने को मिलेगा। सो अगर ये बुक भी हो सके तो रख सकते हो। इसका अगर नहीं भी लेना है मैं हबीब, दैट इज फाइन। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे इसके बारे में बता देना। एंड देन ग्लॉसरी, दिस इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेना इस किताब के ऊपर। ठीक है, हैंडी रहेगी तो बहुत अच्छा है, फ्लिप कर सकते हो, सोने से पहले पढ़ लिया, इधर उधर हो तब भी पढ़ लिया, तो अच्छी बुक है, इसको अपने पास जरूर रखना। अच्छा, अब हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो देखो भाई, पेपर 2 की हमने बहुत बात करी है, पेपर 1 की बात नहीं करी है। मुझे नहीं पता कि आपने पेपर 1 में यहाँ पे एनरोल किया है नहीं किया है, या जो भी सेशन फ्री सेशन में देख रहे हैं। पेपर 1 इज योर गेम चेंजर, मेक पेपर 1 योर कंपेनियन, बिकॉज अगेन दिस इज योर सेवियर। 10 यूनिट्स हैं जिसमें से आपका एक मैथ्स है और आपका डीआई है। जो भी मेरे से पढ़ रहा है, कहने का मतलब है आप पेपर 1 में गांठ बांध लो कि आपको मैथ्स और डीआई राइट फ्रॉम दी स्टार्ट फॉलो करना है। राइट फ्रॉम दी स्टार्ट कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ कि डीआई 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है मेरा। मैथ्स और डीआई में आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, पर इसको आपको सॉल्व जरूर करना है। मैथ्स और डीआई हो गया। फिर आपकी कुछ यूनिट्स आती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका रिसर्च, आपका आईसीटी, आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये कुछ ऐसे मेरे यूनिट्स हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। ये मेरे काफी स्कोरिंग एरियाज है। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीजें कवर करनी है, खुला दिमाग और क्वेश्चन सॉल्व। सेम विद कम्युनिकेशन, सेम विद आईसीटी। रिसर्च आप इसमें भी करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे पेपर 2 में। और आपका एलआर, इसके साथ साथ आपका आता है हायर एजुकेशन और आपका पीडीई। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने पीडीई पेपर में छोड़ दिया था अपने टाइम पर अब मैं देख रही हूँ यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। उस टाइम पर इतने नहीं आते थे, तो बेसिक चीजें मैं करके गई थी, जो टू द पॉइंट वाली होती है ना, कि आपने अगर कुछ छोड़ भी दिया है तो भी आप उसको स्मार्टली छोड़ दो, कि एटलीस्ट इसमें से अब जो जिन पे क्वेश्चंस आ रहा है, जैसे कि आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा प्रोटोकॉल्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर एसडीजी गोल्स पे हर बार क्वेश्चन आता है। और मेरे पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
सो पीडीई में अगर छोड़ भी देता है इनमें से कोई एक यूनिट, तो मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट एरियाज आप जरूर कवर कर रहे हैं। आज अगर अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर रहे हैं तो फिर छोड़ने की कोई गुंजाइश है नहीं। हायर एजुकेशन थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा डिटेल्ड यूनिट है, बहुत से क्वेश्चंस आजकल यहाँ से बनते हैं। तो इसको अगर आप टाइमली थोड़ा थोड़ा टाइम देने लग जाओगे डेली बेसिस पर कि आज मैंने ये इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, आज मैंने ये कमिटी पढ़ ली, तो लास्ट तक जाते जाते यू वोंट बी ओवरवेल्म्ड। यू विल बी लाइक कि मुझे आता है ये चीजें क्योंकि मैंने याद करी है, कितनी यूनिवर्सिटीज है, नैक क्या है, ये सब क्या है, टर्म्स आपको पता होंगी। तो बस यही है। पेपर 1 मेरा कहने का मतलब है आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो मान के चलो कि 35 to 40 क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही करने हैं। ये आपका एक मेन टारगेट होना चाहिए। एंड यू बी नॉट जस्ट पेपर 2, पेपर 1 आज आप इस चीज को चाहे कहीं पे लिख लो, चाहे एक रिमाइंडर डाल लो कि मैम ने डे 1 पे ऐसा बोला था, और आप देख लेना, बहुत ही चीज जस्टिफाइबल रहेगी एट द एंड ऑफ द डे कि पेपर 1 से बहुत आपके क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जो आपको जेआरएफ तक लेकर जाएंगे। एंड आज वो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पेपर 1 ना पढ़ के जाए, सिर्फ पेपर 2 पढ़ के जाए और उनके पास आज जेआरएफ है, बिल्कुल भी नहीं। आप पेपर 2 में कितनी भी मास्टरी ले लें, एंड स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, जहां से हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, हम इतना अनसर्टेन है कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई आज आपने कौन से राइटर्स पूछ लिए, वहां पे आपको पेपर 1 काम आता है। अगर आप यहाँ से अपने नंबर ले लेंगे, आप एक सेफ जोन में चले जाएंगे, चाहे कट ऑफ कितना ज्यादा जाए कि कम जाए। तो 35 to 40 क्वेश्चंस आर योर टारगेट इन पेपर 1। और पेपर 2 की जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो पेपर 2 जो है आपका यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अटेम्प्ट तो हम सब करके आ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 100 होते हैं। अगेन योर 200 मार्क कम्स फ्रॉम योर पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ से आपके 100 मार्क्स बनते हैं, मतलब 300 नंबर का आपका पेपर हो रहा है यहाँ पे। 100 क्वेश्चंस हैं, अपने को अटेम्प्ट सारे करने हैं, जिसमें से हम मान के चलते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस हमेशा नए रहते हैं। अब नए क्वेश्चंस को देख के कभी डर नहीं जाना, और ये चीज मैं आप में स्टार्टिंग से ही इम्बाइब कर दूंगी कि कभी भी कोई नई चीज देखी है तो हमें खुशी होना है बिफोर द एग्जाम कि नाउ वी कैन स्टडी अबाउट इट, नाउ वी कैन स्टडी ऑन इट, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 10 से 12 नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमेशा दिमाग में ये पट्टी बांध लेना कि वो सिर्फ आपके लिए नए नहीं है, वो मेजॉरिटी के लिए नए हैं। द मोमेंट यू कम टू दिस फैक्ट, या आप इतना समझ लें कि 10 से 12 हमेशा ऐसे राइटर्स या हमेशा ऐसे वर्क्स मिलेंगे जो मुझे नहीं आते हैं, तो ये जब समझ लोगे कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये मेजॉरिटी को नहीं आएंगे, ये उनके लिए भी नए हैं ना, क्योंकि आज तक यहाँ से ना कोई प्रीवियस क्वेश्चन आया है, ना ही ये मेरे आसपास की नॉलेज से रूबरू है। अगर आपने ये बात ठान ली, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि इट इज नॉट जस्ट आई, इट इज अ वी जिनके लिए ये चीजें नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस वो स्टेबल रहेगा, और आप बाकी के क्वेश्चंस जब आगे आगे सॉल्व करोगे तो वो गलत नहीं करोगे, एंग्जाइटी में वो बिल्कुल सही करोगे। क्या होता है, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस नए दिख गए, आपके दिमाग ना वही काम करने लग जाएगा कि यार ये तो मुझे आते ही नहीं है, पेपर नहीं होगा मुझसे। नहीं, ये सबके लिए नए हैं। ये जो एक थॉट है ना, और आपको पता है कि दैट वन सिंगल थॉट मेक्स यू फील क्रेजी एंड एट द एंड ऑफ द मोमेंट मेक्स यू फील सेन ऑल्सो। तो वो कॉन्फिडेंस यहीं से आता है कि आप बाकी के क्वेश्चंस गलत ना कर दो। तो फिर आप क्या करोगे, आते हुए भी रेमॉन्ड विलियम्स को गलत कर जाओगे अगर यहाँ पे एंशियस हो गए तो एक तो ये चीज नहीं करनी है। ये चीजें लिख लो। ये हम बात करते हैं कि मैम लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स क्या होती हैं। लास्ट मिनट कुछ नहीं होती, राइट फ्रॉम डे 1 आपने जो स्ट्रैटेजी, जो प्रैक्टिस अपने ऊपर लेकर आए हो, वही आपका लास्ट मिनट होता है। 10 से 12 क्वेश्चंस आप इनको हटा दो, बाकी के क्वेश्चंस मान के चलो कि अपन को सही करने ही करने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पिछले पेपर की, उसके अंदर जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है, उसके अंदर बच्चे का मार्क्स था 204 to 205 समथिंग। इसके ऊपर वो रिलाई कर रहे थे और वहां पे उनका जेआरएफ हो रहा था। तो इतने नंबर तो अपने को लेकर ही आने हैं कि 200 प्लस नंबर तो हम लेकर ही आ रहे हैं टू बी इन द सेफ जोन। 210 भी चल गया था लास्ट टाइम, किसी एक स्टूडेंट के 210 नंबर भी थे। तो अब उसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस वहां पे सही करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 106 प्लस। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चंस यहाँ पे कितने हो हमारे, निमोनिक्स आपको याद, निमोनिक्स बनाने हैं, निमोनिक्स याद रखने हैं, टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहना है। एक टेबल लिस्ट, जैसे ये राइटर्स हैं, इनके ये नॉवेल्स हैं, इन नॉवेल्स के ये कैरेक्टर्स हैं। मैंने अपने पिछले बैच में भी दी थी, मैंने यूट्यूब पर भी दी है, मैं आपको भी दूंगी, बट आपको भी खुद की ऐसी कुछ टेबल लिस्ट बनानी है। नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज यही होती हैं। अब आप जैसे आने वाले सेशंस में मुझसे पूछोगे कि मैम नोट्स हम कैसे बनाएं, नोट्स यही बनाने हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, आपने मेरे साथ लाइव अटेंड किया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस एक बार अटेंड किया आपको वो चीजें आती है, दोबारा सेशन देखने की जरूरत नहीं है। शायद आपको 2 बार 3 बार सेशन देखना पड़े चीजें समझने के लिए, चीजों को नोट्स में लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए।
स्टार्टिंग का 1 वीक 2 वीक वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विच इज़ ओके, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के डेज है तो इतना कोई रश नहीं है हमारे पास। तो आपको चीज़ें प्रैक्टिस में लेकर आनी है कि अच्छा फिर आप 2 वीक्स के बाद देखना कितना इजीली आपसे नोट्स बन जाएंगे। और ये सब क्वेश्चंस आप मुझसे करोगे जब मैं सेशन को शुरू करूंगी कि मैम नोट्स में बहुत टाइम लग रहा है, हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, लगेगा थोड़े दिन लगेंगे, बट एक बार इसमें अगर मास्टरी कर ली तो आपके लिए अपना बाकी का सफर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मुड़ के पीडीएफ्स नहीं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पीडीएफ्स अगेन एक्सपैंडेड होंगी, डिटेल्ड होंगी, उनका क्रक्स आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। मूविंग ऑन, द आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, ये हम समझेंगे प्रैक्टिस से। जो भी मेरा पूरा का पूरा कोर्स आपके साथ रहेगा वो आपको यही बताएगा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किन चीजों पे ध्यान रखना है। जैसे क्या करते हैं हम हमेशा ऐसे ही वर्ड्स नहीं देखते, नॉट, ओनली, स्ट्रिक्टली, ऑलवेज, ऑल, सम, हाईली सिग्निफिकेंट, ऐसे वर्ड्स हमें शायद दिखते ही नहीं है, पर जो डे 1 से इन वर्ड्स पे ध्यान रखेगा उनको सबसे पहले दिखेंगे। तो यही आर्ट होता है क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी आपने नहीं पढ़ी हैं, बट स्मार्टली आप फिर भी तुक्का लगा सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं ना कि तुक्का लगाना भी एक लॉजिक के साथ, तुक्का लगाने वाला इंसान जो है वो भी जेआरएफ लेके आ सकता है, नेट लेकर आ सकता है। तो स्मार्टली चीजें कैसे करनी है, हर वेग से वेग क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढेंगे, हम टू द पॉइंट चीजों पे बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये सब स्ट्रैटेजीज करेंगे क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त। इग्निशन में भी मैं बहुत डिस्कस करती थी ये सब चीजें। एटलीस्ट 38+ क्वेश्चन सही थे, अरे वाह। और इस बार मैंने सुना भी कि पेपर 1 इजी भी था, जैसे डीआई आपका बहुत इजी आया था, परसेंटेज, और स्टूडेंट्स आपको दे दिए हैं परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है। बट 38+ इज अ गुड स्कोर। 38+ क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। इतना तो टारगेट आप सबको लेकर चलना है यहाँ पर, क्योंकि अब आप देखोगे ना सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 पे बहुत ध्यान देने लग गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेपर 2 से नैया पार नहीं होगी, पेपर 1 कहीं ना कहीं मुझे गेम में लेकर आना पड़ेगा। तो जो कि अगर आप डे 1 से लेकर आएंगे, ठीक है, और आपने एनरोल भी कर लिया फॉर पेपर 1, विच इज ग्रेट, विच इज ग्रेट। ठीक है, देन मूविंग ऑन, आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते रहेंगे, आपकी फीडबैक सेशंस, तो वो जो कि आप मुझे हर दिन दे सकते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मुझे मैम से ये बात करनी है, मैं कब करूं। एनी टाइम आपके लिए जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वो बन जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे आपने पेपर 1 का ज्वाइन किया है, पेपर 2 इंग्लिश का भी है, ज्वाइन उसको जरूर करना है। ग्रुप में कोई आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। सपोर्ट नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लास अच्छे से काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन है, सपोर्ट नंबर से पे कॉल करो और उनसे बात करो, इट वुड बी डन। ऐसा नहीं ग्रुप में बातें करे जा रहे हैं। ग्रुप में जो है इसको बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करके रखना है। कहने का मतलब आपके सारे डाउट्स यहाँ पर हों, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे हों, कोई आज आपने लिटरेचर पे नई चीज देखी आपकी वो यहाँ पे हो, कोई राइटर, कोई रिसेंट वर्क आज आपको कहीं देखने को मिला, वो इस ग्रुप के अंदर हो। अपन को ग्रुप बहुत अच्छा बना के रखना है। आई एक्सपेक्ट टू हैव दिस लिटरेरी कम्युनिटी विद इन मी एंड विद इन अस, जहाँ पे हम कुछ भी बातें कर रहे हैं। कोई आज पीएचडी के बारे में नई नोटिफिकेशन आई, कुछ कॉल फॉर पेपर आया, किसी टर्म के ऊपर बात करनी है, उन सब चीजों के लिए ही ग्रुप रहे। यहाँ पे खुद से आज पॉल करने का मन कर रहा है, आप खुद से यहाँ पे ग्रुप में पॉल्स डाल रहे हो, क्वेश्चंस, क्विजेस डाल रहे हो कि मुझे बहुत पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो मैं थोड़ा सा ये काम करती हूँ टू मेक इट नॉलेजेबल। उन सब चीजों के लिए ग्रुप इज ऑलवेज वेलकम। बट कोई भी ऐसी दिक्कत रहती है कि आज आपको शायद टेक्निकल ग्लिच फेस करना पड़ रहा है, तो फिर अपन ग्रुप स्पैम नहीं करें, अपन सीधा यहाँ पे अतुल सर को कॉल करें, या अपना जो जेआरएफ अड्डा का सपोर्ट नंबर है उस पर कॉल करो और उस पर बात करो। फिर भी नहीं होता है फिर अपन मेंशन कर देंगे, बट ऐसा कोई केस आएगा नहीं कि ना हो यहाँ पे, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है। 157, which is a good score, Nayubi, since that you have been in your masters right now. तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत आपको स्क्रैच से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया है, अब बस उन चीज़ों को या एक सही स्ट्रैटेजी को, एक सही गाइडेंस को अप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी तैयारी में। एंड in just that time you'll be there with your net and JRF with me. So strategies होनी चाहिए कि रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। रिवाइज करते वक्त आपको पता लगेगा कि मुझे आज इसके ऊपर दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं आता है। खुद से क्वेश्चंस बहुत करने हैं, क्विजेस हमेशा, कभी भी बहुत से ऐसे दिन आएंगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं करना,
यूट्यूब पे जाओ, मेरा रैपिड फायर खोलो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओ। जब लगातार 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे या 2 नए राइडर्स मिल जाएंगे, खुद से पढ़ने का मन करेगा। रैपिड फायर तो हम ऐसे ब्रेक्स में भी सुनते रहते हैं ना, मैं बहुत सुनती थी स्पीड पे चला के, खुद के क्वेश्चंस जो बना रखे हैं फटाफट से ऐसे ही एक नज़र मार ली, ऐसे फ्लिप कर लिया, पढ़ने का मन नहीं है तो भी एटलीस्ट थिंग्स आर देयर इन योर माइंड। इट्स बिन प्लेइंग करंटली, जैसे हम स्पॉटिफाई पे मस्त गाने सुनते रहते हैं और साइड में लेटे रहते हैं टू जस्ट मेक यू फील रिलैक्स्ड, वो भी ज़रूरी है। बट इसी के साथ साथ इन ब्रेक्स में ये भी जरूरी है, जब ऐसा मन करे कि यार प्रॉपर ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा कि मैं किताब खोल के पढूं, तो बस फ्लिप करते रहो चीजों को, ठीक है। सो यस, दिस इज इट। एंड एनी ऑफ द क्वेश्चंस डू लेट मी नो। आई होप डे 1 ओरिएंटेशन सेशन से बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी कि मैं किस अप्रोच के साथ आपके पास आ रही हूँ, या मैं एक अपना टाइमलाइन किस तरीके से रखूंगी, क्या मेरा एक स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एक अप्रोच है। इसके ऊपर कोई भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने हैं, आप एक अपना व्यू पॉइंट मुझे दे सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑलवेज वेलकम। लर्निंग इज नॉट जस्ट वन टाइम थिंग, या फिर सिर्फ वन साइडेड नहीं होता है, इट इज म्यूचुअल, इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ अस। तो नेट जेआरएफ का एग्जाम तो हमें क्लियर करना ही है विद अ सर्टिफिकेट, मतलब पूरा का पूरा क्लियर करके ही यहाँ से अपन को जाना है। और बियॉन्ड यूजीसी नेट भी अपन बहुत बातें यहाँ पे करने वाले हैं, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट जस्ट द एंड पॉइंट, है ना। बहुत कुछ करना है लाइफ में, ये सिर्फ हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बताओ फटाफट से, कुछ कुछ भी पूछना हो, एनी ऑफ द क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। कैसा लगा पहला सेशन लगा के, ये भी जरूर बता सकते हो। And I expect all of you to come live and to just have that one-on-one discussion, because लास्ट बैच में भी जो भी मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स थे, बहुत क्लासेस इंटरेक्टिव रही हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे कुछ 4 चीज़ें पता है और मुझे पता है कि देर आर स्टूडेंट्स हु हैव बीन कमेंटिंग, अपना लाइव सेशन एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर शायद वो 4-5 चीज़ें मुझसे भी निकलती हैं, शेयर होती हैं और वो सामने से भी करते हैं। बट अगर इफ़ आई नो दैट इट्स जस्ट मी हु इज़ बीन टॉकिंग ऑल दिस वाइल, सामने कोई बच्चा नहीं है, तो शायद मैं भी बहुत लिमिटेड हो जाती हूँ कि जितनी चीज़ें करानी है टू द पॉइंट करा रही हूँ। तो इफ़ पॉसिबल, इफ there is no work commitment, try to attend your live sessions, ठीक है। yes, I can, I will। इसके लिए अपना एक ब्रीफ टेंटेटिव आइडिया आप अपने पास रख सकते हैं, थोड़ा सा इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, कहीं आगे पीछे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है। सो यस, आई एम देयर, बिल्कुल। Shamta, I've planned to do that. I've been planning this for a long time. पहले एग्जाम से रिलेटेड बिजी थे, अभी I'm there with my hand. So अभी recently कुछ दिन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो but हाँ, in near future we'll definitely talk on it. We'll definitely talk about it. First session was very good. अरे बस यही तो चाहिए कि आगे वाले सारे सेशंस आपको अच्छे लगें, और अच्छे लगेंगे भी। बहुत सी चीज़ें अभी तो सीखनी है, अभी तो बहुत से काम करने हैं। अच्छा, फ्रॉम वेयर आर यू नयूबी, कहाँ से हैं आप, कहाँ से अपना एजुकेशन, अपना मास्टर्स कर रहे हो? इफ़ यू फील ओके तो ज़रूर बताना। अरे परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। कोई बात नहीं, 1-2 दिन नहीं भी हो तो चलेगा, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, क्लास टाइमिंग्स, हम लोग मिलेंगे 12:30 पर। देखो, पहले वाले सेशंस में मैंने हमेशा अपना पेड बैच 7 PM पे रखा है, जो कि आप देख सकते हो डे 1 भी मेरा कुछ ऐसा ही है। बट 12:30 मैं इस बार रख रही हूँ, ताकि हम मॉर्निंग में ही फ्री हो जाएं और फिर आप अपने हिसाब से चीज़ें कवर करते रहो। विल सी इफ दिस वर्क्स, वेल डन, ग्रेट। नहीं काम करता है, सो विल बी बैक एट 7 PM, बट अभी के लिए 12:30। तो कल के सेशन में मिलेंगे हम लोग 12:30 पर, और सेशन आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। आपने देख ही लिया होगा, जिससे आज फ्री सेशन देखा है, वैसे ही आपको अपने प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ कल का सेशन में लगा हुआ दिख गया होगा, ब्रिटिश लिटरेचर ओवरव्यू, जहाँ पे एक पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अरे वाह,
जीसस एंड मैरी से किया है बैचलर्स, ग्रेट. मास्टर्स फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी, परफेक्ट. Noida. I've spent a good number of years in Delhi. I did my undergrad and postgrad from DU. Feels great to know that you're also from DU. So, which says a lot again. I think it was 157 that you scored. इसमें हम आने वाले बहुत सेशंस में डी यू बहुत करने वाले हैं. डी यू है, आपका इग्नू है, इनका जो भी कंटेंट स्ट्रक्चर रहता है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट कंटेंट ओनली. बिकॉज आप देखोगे डी यू का जो भी हमारा अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड का सिलेबस है, जो भी स्ट्रक्चर है, बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही एक्सपैंडेड है. बट अगेन इट कवर्स वेरी रिनाउंड राइटर्स एंड देयर वर्क्स, या जो सेकेंडरी रीडिंग्स भी हमें मिलती हैं. तो यहाँ से ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है जब हम इनका सिलेबस भी कवर करेंगे. ये कुछ मेरी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं कि इनका तो हमें ज़रूर से सिलेबस देखना ही है. तो बिल्कुल आने वाले दिनों में ये सब होगा. बट इट फील्स ग्रेट टू नो. नाइस स्ट्रैटेजी, थैंक यू क्षमता. आपसे भी सुन के मुझे अच्छा लगता है बिकॉज यू हैव बीन देयर विद मी सिंस द वेरी स्टार्ट. और फिर चीज़ें मॉडिफाई होती जा रही हैं थोड़ी बहुत. चलिए देन, ऑल द वेरी बेस्ट इस जर्नी में. वेलकमिंग यू प्रॉपरली एंड देन आई होप एंड आई प्रे दैट विल हैव अमेजिंग टाइम टुगेदर. बहुत कुछ सीखेंगे. बट इसमें बस एक कमिटमेंट मुझे आपसे जो चाहिए कि एक रेगुलरिटी दिखानी है, एक सिंसियरिटी दिखानी है. जब आपको जो काम बोला जाए, बस 1 या 2 दिन में नहीं भी हो रहा है तो भी उसको कर लो. चलो आज करने का मन नहीं है तो एटलीस्ट कल फिर वो हो जाना चाहिए. वो एक ड्राइव, वो एक डिजायर, वो एक जील जरूर मन में रहे. ऐसे आलसी बैठ के काम नहीं करना है. थोड़ा सा एक्टिव माइंड के साथ बहुत ही एक स्ट्रैटेजाइज्ड तरीके से अपने को तैयारी करनी है. ठीक है, चलिए देन, ओके, विल सी यू टुमारो 12:30 पर. अपन मिलेंगे कल से. और फ्री सेशन में जो देख रहे हैं, अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो प्रीमियम आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनरोल तो बिल्कुल आप कर सकते हो. नीचे आपको सपोर्ट नंबर दिख रहा होगा, बस कॉल करना है एंड यू जस्ट हैव टू